बाजार बोलता है इसमें एफआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईज ने कल भी खरीदारी की है, ये एक अच्छी बात है। यही ट्रेंड हमें चाहिए था और ये मिल रहा है। 1993 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज करके ले गए थे कल, और 3500 करोड़ की बाइंग डीआईज ने की है। तो ऑलमोस्ट 5500 करोड़ की बाइंग दोनों साइड से हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और एशियन इंडिसेस और अमेरिकन मार्केट्स वगैरह देख लेते हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स में देखें तो डाउ तो बिल्कुल फ्लैट सा बंद हुआ, लेकिन शंघाई में और हैंगसेंग में ग्रीन मार्क बना हुआ है। निकाई और कोस्पी यहाँ भी करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, निकाई में ख़ास तौर से। आगे बढ़ते हैं, टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट देख लेते हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में जिंदल 100, आज पाइप कंपनीज में अच्छा सर्च देखने के लिए मिल रहा है। वेल्सपन कॉप भी पीछे काफ़ी चला था, आज जिंदल 100 का नंबर 9% ऊपर। आईटीडी सीमेंटेशन 7% ऊपर। बीएफ यूटिलिटीज़ में 6% का उछाल। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में आज अगेन 6% की तेज़ी, और विजुवियस में करीब 6% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। वहीं टॉप लूजर्स में देखें तो जो काउंटर आज नीचे हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। तो जीएम फाइनेंशियल करीब 3.5% नीचे, जेपी पावर 3.5% नीचे, आरबीएल बैंक, कोरोमंडल यहाँ पर करीब 3% की गिरावट, और एनबीसीसी यहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब आगे क्या है मार्केट में, आज क्यों आईटी शेयरों में तेजी है और मार्केट थोड़ा सा सुस्त क्यों है? उसमें एक बड़ी रीज़न ये है कि अब जो फोकस हो रहा है वो चाइनीज़ मार्केट पर हो रहा है, और चाइना और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं, और इन दोनों देशों ने लंदन में बातचीत शुरू की है। दोनों के ऑफिशियल्स लंदन गए हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। कल भी काफ़ी बातचीत हुई है, आज भी बातचीत जारी रहेगी इनकी, और चीन के अधिकारी 13 जून तक लंदन में रहेंगे। दैट मीन्स कि अभी फर्दर स्कोप है, 1-2 दिन हो सकता है कि बातचीत हो। ट्रेड एग्रीमेंट तो या ट्रेड डील तो अभी जल्द नहीं होने वाला, ऐसा मार्केट भी एक्सपेक्ट किए हुए बैठा है। लेकिन हाँ, दोनों देशों के बीच में जो गहमा गहमी और वर्ड्स ऑफ वॉर है वो थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई देगा, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका में या चीन में जो मंदी की आशंकाएं हैं वो दूर हो रही हैं। इसी की वजह से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में जो मंदी है उसके हटने का इम्पैक्ट है कि आज इंडिया में आईटी शेयर तेज हैं, और चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग के मार्केट में जो चाइनीज़ मार्केट लिस्टेड हैं वो बुल रन में आ चुके हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। और साथ ही अगर देखें तो इन सभी खबरों के बीच में चीन का जो मई में एक्सपोर्ट हुआ अमेरिका को, वो 34% गिरा है। ऑफ कोर्स इतने ट्रेड टैरिफ लगने के बाद एक्सपोर्ट डेटा तो गिरना ही था, ये तो पर लैगिंग डेटा हो गया। लेकिन महेश सर, अगर ये चीन और अमेरिका बातचीत करने में सफल हो जाते हैं और इनकी ट्रेड डील हो जाती है, हालांकि बातचीत इंडिया के साथ भी चल रही है, अमेरिकन ऑफिशियल्स आए हुए थे, वो आज हमारे यहाँ आज तक रुके हुए हैं, उन्होंने स्टे अपना डेफर किया था ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। हमने अगर अपना एग्रीमेंट कर लिया, विज़ चाइना ने कर लिया, तो क्या लगता है कि एफआईज कहाँ जाएंगे? देखिए, अमेरिका चीन की जो डील की बात है, कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक डील जरूर हो सकती है। ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स या एक न्यूट्रलाइज टाइप डील एक्सपेक्टेड नहीं है। अमेरिका बहुत छाप है डील्स करने के रिलेटेड। जिस हिसाब से अमेरिका की पॉलिसीज आ रही, जिस हिसाब से उनके एक्ट आ रहे, वो कुछ एक चीजें जहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट मोस्ट ज्यादा है उसको लेकर वो थोड़ा सा कंसर्न ज्यादा दिख रहे हैं, और उनको भी लगता है कि वहाँ पे उस चीज की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा जो है अपना पलड़ा थोड़ा सा एक नरम किया है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे एक आप दोनों ही देशों में के अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों को डिपेंडेंस दोनों के ऊपर है, तो थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है कि कुछ एक प्रोडक्ट को लेके शायद उनकी बात बन जाए। लेकिन ओवरऑल डील अभी फिलहाल बनता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहे हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ ना कुछ और चीजें निकल के आवे। तो वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है फिलहाल। अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि ट्रेड डील उनकी हो जाएगी, लेकिन बातचीत चल रही है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम जरूर फिलहाल देखने को मिल सकता है। और मेरे इंडिया की बात करें तो इंडिया के हिसाब से देखें तो कुछ एग्री को लेकर जो है अभी भी असमंजस है एग्री प्रोडक्ट्स को लेके। तो वहां पे अमेरिका शायद चाहता है कि वो अपना इंडिया जो है टैरिफ थोड़े से कम कर दे, तो उसको लेके हम थोड़े से एक कंसर्न टाइप बने हुए हैं। तो वहां पे अगर वो मैटर सॉर्ट आउट होता है तो मीन इंडिया की डील्स जो है इंडिया की फाइनलाइज होने के टाइप पे जा सकती है। ठीक है।
सर ऐसे में अब आईटी शेयर जो कि चल चुके हैं आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, क्या करें इन पर? इनमें और तेजी की संभावना है या अभी लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी? नहीं, आईटी के अंदर कंसोलिडेशन है एक अच्छा है। थोड़ा सा लोअर लेवल से रनअप होने के बाद में एक थोड़ा सा पॉज और कंसोलिडेशन लिया है, वापस से थोड़ा छोटा सा ब्रेकआउट देने देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत अब वापस से अपसाइड देखने को मिले। एक टेक्निकल मूव लग रहा है कि वापस थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम जो है अपने को यहाँ से भी देखने को मिले। मीनवेल इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये दो शेयर है जहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल मूव थोड़ा सपोर्टिव लग रहा हो सकता है। 1620 1640 तक की रेंज इन्फोसिस में देखने को मिल जाए। टीसीएस में भी थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल रहा है। बट ये मूव फर्दर अपसाइड कंटिन्यू करेगा वो कहना अभी तक इस जल्दबाजी है, लेकिन ये टेक्निकल मूव है, थोड़ा सा अपसाइड अपने को जरूर देखने को मिल सकता है। अगली खबर सर, अमेरिका में महंगाई दर आंकड़ों पर अब नज़र रहेगी क्योंकि वेडनेसडे को यानी कि कल अमेरिका में महंगाई दर आंकड़े आने वाले हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि केवल एक महंगाई दर आंकड़े हैं, आते रहते हैं, हर महीने आते हैं। ये इस बार इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि फेड की मीटिंग हो रही है और फेड की मीटिंग से पहले ये आंकड़े आ रहे हैं। 17-18 जून को फेड की मीटिंग होने जा रही है। कल पहले एक इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, फिर पीपीआई का डेटा आएगा थर्सडे को। तो ये दोनों ही डेटा बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि फेड ऑलरेडी ये सिग्नल दे चुका है कि अभी एज ऑफ नाउ रेट कट की संभावना नहीं है, लेकिन फेड इन डेटा को काफ़ी क्लोजली वॉच करेगा और उसके बेसिस पर शायद अपनी कमेंट्री बनाए। और वैसे भी उस पर प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप का रेट कट करने को लेकर। सर क्या लगता है ये इन्फ्लेशन डेटा कितना इंपॉर्टेंट होगा, और अगर ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाता है अमेरिका में तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अमेरिकन मार्केट पर, और अगर ये कूल ऑफ नहीं होता है तो किस तरह से लेगा मार्केट इसको? देखिए कुछ डेटा जो है वो रेट कट के फेवर में भी आए हैं। तो लेकिन अब ये इन्फ्लेशन का डेटा है, शायद इतना ज्यादा क्लोजली फिलहाल उसको शायद ले कि नहीं ले वो उनके ऊपर है। लेकिन रेट कट शायद हो सकता है ये बार भी शायद रेट कट अपने को देखने को नहीं मिले। तो मेरे हिसाब से रेट कट थोड़ा सा और आगे लेता हो। उनका कंसर्न मेनली डेट को लेकर भी है, बाकी सारी चीजों के में। तो फिलहाल वो कंफर्ट जोन कोई भी तरीके से अभी तक डेटा के हिसाब से वैसा कंफर्ट जोन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे से रेट कट थोड़ा सा दूर है, और ये डेटा अगर कुछ कूल ऑफ होता है तो शायद थोड़ा सा सपोर्टिव जरूर हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, रेट कट के लिए। बट ये उनको कहीं ना कहीं भी ये चीजें जो है वो करनी है, और उस दिशा में काम करना जरूरी है। तो वो अपन आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये उस दिशा में जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी रेट कट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी रेट कट की एक्सपेक्टेशन कम दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अमेरिका में फ़िलहाल वो ट्रेड डील्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने फ़ेड के चेयरमैन को बुलाया, सारी बातें बताई, लेकिन फ़ेड के चेयरमैन ने अपनी सीधी बात कर दी कि हम डेटा ड्रिवन हैं, डेटा आएगा, अच्छा आएगा, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कंट्रोल रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी ग्रोथ वगैरह को संभालने के लिए हम काम करेंगे, लेकिन आपको भी काम करना होगा ट्रेड डील्स को लेकर। सर लेकिन एक जो कंपनी या बैंक कह लीजिए ये लगातार सुर्खियों में बन रहा है, वो है देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक, जहां पर कि फिर आरोप लगा दिए हैं लीलावती ट्रस्ट के मेंबर्स, लीलावती ट्रस्ट ने, जहां पर कि उन्होंने कहा है कि इनके मेंबर का एचडीएफसी से कोई कर्ज ही नहीं था। एचडीएफसी के एमडी ने घूस लेने पर भी कोई सफाई नहीं दी है। बैंक के एमडी पर करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है। बैंक के एमडी के खिलाफ करीब 1000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस भी ये कर रहे हैं। सर इसमें देखें तो अब एचडीएफसी बैंक ये अगर केस साबित हो जाता है कि एचडीएफसी बैंक में कुछ प्रॉब्लम थी उनके मैनेजमेंट की साइड से, ये कितना बड़ा ब्लो होगा? क्योंकि देखिए लीलावती ट्रस्ट के लिए अगर कोई ब्लो लगता भी है तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो लिस्टेड है नहीं। अगर लिस्टेड प्लेयर के साथ कोई ब्लो पड़ता है, ब्लो लगता है वो भी देश के दिग्गज बैंक के साथ, तो बैंक निफ्टी में घुमाने की क्षमता है उस शेयर को। कैसे देखें सर? देखिए आरोप लगे हैं उसके कारण से एक पॉज स्टॉक के ऊपर लग गया है, नहीं तो ये शायद स्टॉक से अभी अपने को थोड़ा सा अपसाइड अप सडन देखने को मिल ही रहा था। और जो आरबीआई की पॉलिसी है वो बैंकिंग के लिए फेवरेबल थी, मोस्टली लार्ज प्राइवेट बैंक के लिए फेवरेबल थी। तो जैसे कि इसमें आरोप लगा, आईसीआईसीआई बैंक में भी एक दो केसेस वैसे निकले, उसके कारण शायद बैंकिंग में थोड़ा सा पॉज लगा। बट इतनी बड़ी बैंकिंग के अंदर ये टाइप के कंप्लायंस इश्यू होंगे,
हो सकता है कि जो भी कोई छोटी मोटी इंटरेक्शन उनकी आपस में हुई रही या फिर कोई बातचीत हुई रही, लेकिन इतना बड़ा ब्लो फिलहाल वो एंगल से लग नहीं रहा कि इतना बड़ा ब्लो साबित होगा। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मीनवाइल बैंकिंग के लिए थोड़ा सा प्रेशर अपने को देखने को मिलेगा, और शायद हो सकता है फिर बाद में मैनेजमेंट के ऊपर भी एक उंगली उठे और मैनेजमेंट को चेंज करने जैसी दिशा में करना पड़े, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। फिलहाल वैसी कोई सिचुएशन देखते हुए वैसी लग नहीं रही कि एचडीएफसी के लिए कोई दिक्कत वाली सिचुएशन होगी। और एचडीएफसी ने भी जैसे क्लेरिफाइड किया है कि हमारे मैनेजमेंट का फिलहाल इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ केस किया है तो फिर वो जो भी है आउटकम आने के बाद में डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन शेयर के हिसाब से देखें तो ये पॉज जो है उसी कारण से फिलहाल अपने को देखने को मिला हुआ है। लेकिन ठीक है, केस है जो भी है, एक छोटा मोटा अमाउंट है, वो पर्टिकुलर अगर उस अमाउंट के हिसाब से देखें तो वैसे बैंकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यस, मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है तो कहीं ना कहीं पे बैंकिंग के ऊपर कोई थोड़ा सा प्रेशर जरूर बन जाता है। सर तो शेयर धारक क्या करे, मतलब अगर कोई ब्लो आता है तो वो कितने परसेंट का होगा, कितना बड़ा ब्लो हो सकता है, और अगर नहीं आता है, क्लैरिटी मिल जाती है, क्लीन निकल जाते हैं, तो ये जो अभी फंसा हुआ है रेंज में, क्योंकि रेट कट हो गया, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उतनी तेज़ी से नहीं चला जितने बाकी बैंक आगे निकल गए, तो उस दोनों ही केस में क्या होगा? नहीं देखिए, आप ऑलरेडी अपन देखेंगे 1-2 साल में एचडीएफसी बैंक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है लार्ज कैप के हिसाब से। अभी भी बुरा रेट नहीं है, ये भाव में भी एक अच्छा खासा रिटर्न अभी भी लोअर लेवल से देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हो। लार्ज कैप इतने ही रिटर्न देते हैं, लेकिन हाँ, ये आरबीआई पॉलिसी का जो इम्पैक्ट था शायद हो सकता था अपने को 2050 2080 तक के लेवल देखने को मिल जाते, उसके ऊपर पॉज जरूर लग गया है। अगर कोई भी छोटा मोटा ब्लो अगर साबित होता है थोड़ा सा, अगर टेक्निकली या फिर थोड़ा सा ड्रास्टिक मूव देखने को मिलता है, तो फिर हो सकता है 1850 1880 की रेंज देखने को मिल जाए वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन वो अभी लगती नहीं है वो रेंज, और ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। अल्टील टेक्निकली भी मूव देखें तो 1930 के नीचे अगर काम करेगा तो भी कोई एक हो सकता है कि शायद कोई और ज्यादा डाउन साइड लेगा। फिलहाल ये रेंज के अंदर है अभी। टेक्निकल टर्म के ऊपर भी देखें तो ऐसा कोई इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये वैसे भी अगर 1990 को ऊपर निकला तो फिर वापस एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कैरी ऑन करेगा। और बैंकिंग के हिसाब से आरबीआई पॉलिसी सपोर्टिव है और अमाउंट इतना बड़ा नहीं है। शायद बाकी सारे कंसर्न को अपन साइड में रख ले, जो एचडीएफसी बैंक के हिसाब से अगर केस का अमाउंट देखें तो वो इतना बड़ा नहीं है, वो एचडीएफसी कॉर्पस के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इम्पैक्ट कुछ वैसा नहीं आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क मैनेजमेंट के ऊपर उठता है तो फिर उसके कारण से वो एक क्लैरिटी जरूर मार्केट को, मार्केट वेट एंड वॉच उस क्लैरिटी की जरूर करेगा। ठीक है। अगला सर, रैपिडो से डर रहे हैं अब स्विगी और जोमेटो, और जो अब नया नाम इटर्नल हो गया। कल भी हमने देखा कि इन काउंटर्स पर थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि रैपिडो नए तरह से फूड डिलीवरी कारोबार शुरू करने जा रही है। रैपिडो ने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ एक नया प्लेटफॉर्म बना रही है, जिसमें कि ऑप्टिमल प्राइसिंग पार्टनर को देने की योजना है, यानी कि रेस्टोरेंट चेन होल्डर्स जो हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और जो कस्टमर है उसको भी बेनिफिट देने की पूरी इनकी कोशिश है, क्योंकि ये कस्टमर से पैकेजिंग फ़ीस भी नहीं चार्ज करेंगे। जुलाई में ये सर्विसेज लॉन्च करने वाले बेंगलुरु से, और 2023 में हालांकि इस कंपनी में स्विगी ने भी निवेश किया था। रैपिडो ने 2023 में मार्केट से करीब $18 करोड़ जुटाए थे। सर, ये अब एक नया प्लेयर जो कि इनके ही सेगमेंट में उतर रहा है, ये कितना डेट्रीमेंटल होगा, कितना खतरनाक होगा इन दोनों ही प्लेयर्स के लिए, स्विगी और जोमेटो के लिए, और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देखें इनके शेयर धारकों के लिए या शेयर्स पर? नहीं देखिए, ये फिलहाल वैसी कंपनी आती रहेगी, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हर इंडस्ट्री में होते रहता है, तो एक शॉर्टर टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आगे। एटर्नल है, आपका स्विगी है, ये भी अपनी पॉलिसी के अंदर उसको देखते हुए थोड़ी सी चेंजेस शायद बदलाव कर देवे। तो इम्पैक्ट अभी के हिसाब से थोड़ा सा इम्पैक्ट एक जगह टाइम बिंग आएगा, लेकिन आगे अगर वो कैसा उनका मैनेजमेंट काम करता है, कितना कैश बर्न वो कर सकते हैं और कितनी उनकी एक्सपांशन कैपेसिटी रहेगी, तो वो वेट एंड वॉच रहेगा। लेकिन हाँ, एक नया प्लेयर आता है तो एक टाइम बीइंग के लिए डिस्टर्ब जो है
वो शेयर के हिसाब से थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। हालांकि ऑर्डर्स में काफी बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ टाइम से। तो ओवरऑल अगर वैसे कुछ देखे तो वैसे कोई डेटा में कोई तो बड़ा फर्क आया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर कोई प्लेयर आता है तो शेयर के अंदर जो भी न्यूज है, जैसे शेयर लोअर लेवल से काफी अप भी हो गए थे, उसके कारण एक लोअर कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना बड़ा कोई ब्लो दिख नहीं रहा है, लेकिन यस थोड़ा सा कंसर्न जो है शेयर धारकों के हिसाब से वो एक ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर लोअर लेवल से अच्छा खासा रन हो चुका है, इधर स्विगी देखिए, स्विगी नीचे लेवल से अगर 280 से वापस 370 तक की लेवल स्विगी ने भी जर्नी की है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती थी वैसे भी। और ये एक नया फ्रेश रीजन बन गया, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है सर, आज डिफेंस काउंटर्स में भी सर्ज है। खबर है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो 30,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जारी करने वाली है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मिश्र धातु निगम, ये सभी शेयर्स आज थोड़ा सा फोकस में हैं, जो मिसाइल से और या इस तरह की सामग्री से जुड़े हुए शेयर्स हैं। सर, डिफेंस शेयरों में क्या करें अगर ये 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर अब चूंकि आने ही वाला है, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इनकी फाइनेंशियल्स बुक्स में, और कितना किस तरीके से सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये सभी काउंटर एक अच्छा रनअप ऑलरेडी दिखा चुके हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में। देखिए वैल्यूएशन वाइज महंगे हो चुके हैं काफी कुछ स्टॉक्स जैसे। तो वैल्यूएशन वाइज अगर कंसर्न अब ये लेवल पे भी अपन नहीं रखेंगे तो कौन से लेवल पे रखेंगे? तो हो सकता है कि वैल्यूएशन कंसर्न है, ये ऑर्डर बुक है, एक पाइपलाइन है। अब ये जैसे जैसे आएंगे उसके बाद में जैसे जैसे एजुकेशन होगा उसके बाद में बुक्स में इम्पैक्ट आएगा। अब जैसे आप देखेंगे एक एक महीने के अंदर, दो दो महीने के अंदर अगर 60 70 80 90% तक रनअप हो चुका है स्टॉक्स, और वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो बहुत सारी हाई है। अब ऑर्डर बुक को आप कितना भी आगे के हिसाब से कर लें तो वैल्यूएशन जस्टिफाई होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक सेक्टर है जहाँ पे कुछ एक काउंटर को छोड़ दे तो वहाँ पे कंसर्न जैसा जरूर है। फर्दर फ्रेश बाइंग अगर कोई लोअर मिलता है तो भी एडवाइजेबल रहेगी। और ये ठीक है, एक मोमेंटम के लिए पॉजिटिव न्यूज जरूर है। यहाँ पे इन्वेस्टर या ट्रेडर को है थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न नहीं रहता है। बिल्कुल लास्ट टाइम भी अपन ने देखा कि इन्वेस्टर जो है फिर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। हालांकि बीईएल है, एचएल है, ये काउंटर कुछ है जहाँ पे अभी भी थोड़ी सी वैल्यूएशन कंफर्ट है। बीडीएल है या फिर दूसरे काउंटर है, वहां पे उतना वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता है। ऑर्डर बुक को भी आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो भी उतना वैल्यूएशन कंफर्ट आता नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर किसको बाइंग करना है, कोई भी अगर डिप मिलता है किसी कारणवश, हालांकि अभी तक तो सारे स्टॉक्स रीबाउंड है, और फिलहाल अपन जो वार की न्यूज से थे थोड़े से अभी उसका इम्पैक्ट भी पूरा ओवर हुआ नहीं है, क्योंकि वो सारी टर्म्स चल रही है। डिफेंस जो अपना सेक्टर है उसके हिसाब से भी ऑर्डर फ्लो भी शायद कुछ एक और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करने का टाइम है। फर्दर फ्रेश अपसाइड मोमेंटम थोड़ा सा केप्ट लग रहा है, तो उस हिसाब से वेट एंड वॉच करें। कोई भी डिप मिलता है तो फिर वहां पे बाइंग करने को विचार करें। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करने का टाइम है अभी। भले ही ऑर्डर आ जाए या कुछ भी हो, हमें ये देखना होगा कि वैल्यूएशन एक चीज़ है, क्योंकि हम इस ट्रैप में पहले भी फंसे हैं। सितंबर तक हम जब ये डिफेंस शेयर चलते जा रहे थे, तो हम इस ट्रैप में फंसे हैं। तो ये थोड़ा सा संभल के रखना होगा। अब जिन लोगों ने 7 महीने का पेन देखा, अब हर बार नहीं कि 7 महीने का ही पेन हो सकता है 17 महीने का भी पेन हो सकता है 2 महीने के ही पेन में निकल जाए बात। तो ये थोड़ा सा आपको तैयार रखना होगा, तैयार रहना होगा माइंड से। और अगर कोई भी डिफेंस शेयरों में तेज़ी आती है तो उसमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। अगली खबर सर, स्टारलिंक की सर्विस अब लॉन्च हो रही है, और इसमें स्टारलिंक डिश के लिए 33,000 रुपये देने होंगे और 3,000 रुपये महीने का भुगतान करना होगा मंथली बेसिस पर। रिमोट एरिया में भी इंटरनेट चलेगा। ये इस सर्विस की सबसे बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से स्टारलिंक फेमस हो रही है कि कहीं भी किसी भी एरिया में इनका सर्विस शुरू हो जाएगी, मतलब ऑपरेशनल रहेगी। सर, ये ब्लो के तौर पर देखें या बाकी टेलीकॉम कंपनीज़ पर, या इस तरह से देखें कि जो इनकी सर्विस यूज़ करने वाले लोग होंगे वो बहुत निश लोग होंगे, और जब भारती का या रिलायंस का या वोडाफोन का टावर वहाँ है ही नहीं, वहाँ पे सर्विस कोई यूज़ कर ही नहीं रहा, तो ऐसे में अगर स्टारलिंक वहाँ के कस्टमर ले भी लेता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 3,000 रुपये महीने
और इनकी जो सर्विस है वो हार्डली 300 रुपये महीने, तो 10 गुना का अंतर है। तो कैसे देखें इसको? ये फिलहाल कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं। इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट है नहीं। कोई वैल्यूएशन अगर 3,500 700 या 1,000 3,000 भी देखें, वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये रेंज अगर जब तक कम नहीं होगी तब तक वैसा कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं। कुछ गिने चुने लोग शायद एक बार के लिए उनको ऑप्ट जरूर कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये कंसर्न जरूर है, आने वाले टाइम में डिस्ट्रप्शन जो है वो जरूर टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये खाली अभी उन्होंने लॉन्च किया है, इंडस्ट्री को अच्छे से क्लोज आउट अगर वॉचली करेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे वो इम्प्रूवमेंट करेंगे, तब वहां पे एक थोड़ा सा अपने को कॉशियस रहने की जरूरत है। फिलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल उन्होंने सर्विस लॉन्च की है, तो वहां पे कोई दिक्कत जैसी बात दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। अगली खबर सर, सुजलॉन। सुजलॉन में कल एक ब्लॉक डील हुई थी करीब 1900 करोड़ रुपए की, लेकिन उस ब्लॉक डील में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि माल खरीदा किसने। ये डेटा आया कल इवनिंग में, करीब 5.82 करोड़ यानी लगभग 6 करोड़ शेयर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदे। दूसरा करीब 4.5 करोड़ शेयर मोतीलाल म्यूचुअल फंड ने खरीदे। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने 3 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने करीब 1.25 करोड़ शेयर खरीदे। तो एक बड़े निवेशकों का चंक समूह यहाँ पर आया और उसने सुजलॉन के शेयर 66 रुपये 5 पैसे पर यह ब्लॉक डील हुई थी, तो सबने इस भाव पर खरीदे हैं। हालांकि प्रमोटर्स ने करीब 19.8 करोड़ शेयर बेचे भी हैं। सर, इतना बड़ा समूह, वो भी बड़े बड़े नाम, अब सुजलॉन को सीरियसली ले रहे हैं। तो यानी सुजलॉन एक बड़ी स्टोरी के लिए यहाँ से फिर तैयार हो रहा है, या इसकी बड़ी स्टोरी में इस तरह से भी सोचे कि प्रमोटर क्यों निकल रहा है, प्रमोटर क्यों स्टेक बेच रहा है? देखिए, हमारे सामने जो चीज है हम उसको देखना ज्यादा प्रिफर्ड करेंगे। प्रमोटर क्यों एग्जिट कर रहे हैं, उनके खुद के वेरियस रीजन हो सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से नंबर्स है, जिस हिसाब से बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई है, अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये एक यहाँ से भी एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है वो और क्रिएट हो रही है। और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड ने ये बाइंग किया है, आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को सिर्फ 2% डिस्काउंट के अंदर, जो मार्केट रेट थी उसके अंदर 2% डिस्काउंट के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी डील्स के अंदर माल लिए। तो ये एक, आप इस हिसाब से भी देखेंगे तो आपको एक पोटेंशियल अपसाइड जो है यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एक अपकमिंग स्टोरी वापस से यहाँ से भी क्रिएट हो रही है। हालांकि प्रमोटर को कुछ कारणवश गया है, तो उनका कोई स्पेसिफिक कारण हो सकता है एग्जिट होने का, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि यहाँ से और भी अच्छा ये काउंटर जो है रिटर्न शायद बना के दे सकता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैलेंस शीट काफी इंप्रूव हो चुकी है, नंबर्स जो है काफी इंप्रूव है, ऑर्डर बुक डे बाई डे इंप्रूव हो रही है। तो ये सारे रीजन है जहाँ पे अपने को स्लो एंड स्टडी ग्रोथ जो है आगे देखने को भी मिल रही है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल और भी बन रहा है। लास्ट नंबर है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से 85 88 के कम से कम लेवल अपने को सुजुलॉन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, तो सुजलॉन में अभी इंटरडे मूव एक बार मैं दोबारा देखना चाहूँगा, क्योंकि सुजलॉन में अचानक से बात करते करते करीब करीब एक अच्छा मूव 2% से ज़्यादा का देखने के लिए मिला है। ये देखिए, जैसे ही हमने बात शुरू की है, ये काउंटर करीब 66-50 चल रहा था, अब 69 रुपये के लेवल के करीब आ चुका है। तो लगभग 2.5 रुपये का मूव सुजलॉन में देखने के लिए मिला, केवल और केवल पिछले 1 या 2 मिनट के अंदर। तो बहुत ही शानदार मूव सुजलॉन जैसी हैवी इक्विटी वाले शेयर्स में इस समय देखने के लिए मिला है। ज़बरदस्त मूव सुजलॉन में देखने के लिए मिला है। महेश सर, आपकी रडार पर कोई शेयर है क्या अभी? देखिए, जिस हिसाब से आरबीआई ने एक्शन लिया है, रियल्टी में थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। रियल्टी स्पेस में अगर देखेंगे तो उस टाइप के काउंटर जो है, हालांकि डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टी जो थे प्रिफर्ड थे, लेकिन वो अच्छा खासा रनअप हो चुका है, थोड़ा सा वहाँ पे भी अपसाइड पोटेंशियल बना हुआ है। लेकिन एक काउंटर है जहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मुझे अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, एनबीसीसी। तो एनबीसीसी के अंदर यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि व्यू थोड़ा सा साल भर का रखना पड़ेगा। यहाँ से भी एक अपसाइड पोटेंशियल 140 से आपको 160 तक का लेवल जो है एक एनबीसीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये एक मूव जो देखने को मिल रहा है, रिसेंट लोअर से एक अपसाइड हुआ था, उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो सकता है।
लेकिन ये काउंटर अगर लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भी ये काउंटर जो है यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव अपने को देखने को मिल सकता है। पोटेंशियल है, रिजनेबली वैल्यूड भी है, वहाँ पे एक अपसाइड जो है थोड़ी अपने को देखने को मिल सकती है। लेकिन आपका व्यू जो है 1 साल का नजरिया जरूर रखें। ठीक है, तो एनबीसीसी यहाँ पर काउंटर में मूव देखने के लिए मिल सकता है। देखिए एनबीसीसी पर काफ़ी सवाल भी आते हैं। 125 रुपये चल रहा है और 140 160 ये छोटी अवधि के टारगेट एनबीसीसी में बने हुए हैं। तो यहाँ पर महेश सर की तरफ से ये काउंटर जो कि उनके टॉप पिक में शामिल है। महेश सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अरुण मंत्री सर। अरुण सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरुण सर क्या लग रहा था मार्केट में? विवेक जी, तो थोड़ा मार्केट मुझे लग रहा है कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि कल एफआईएस के डेटा डेरिवेटिव्स में थोड़े आप कह सकते हैं शॉर्ट के तरफ ज्यादा थे। तो वेट एंड वॉच मुझे लग रहा है मार्केट में रहना चाहिए, और हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, पर उस डिप में ओवरऑल मुझे लग रहा है बाई का ही रुझान रखना चाहिए। निफ्टी की रेंज हमने निकाली है 24,900 और 25,250 के बीच में, तो इसी के बीच में मुझे लग रहा है निफ्टी ट्रेड होना चाहिए।